संजीव कुमार आज मध्यकालीन भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत में जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित हुई वह प्राचीन भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उससे कुछ अलग थी। सल्तनत सैद्धांतिक रूप से धर्म प्रधान राज्य ही था। अधिकांश शासकों ने खलीफा के महत्व को स्वीकारा और स्वयं को खलीफा का नायब समझा। केवल पूरे सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, परंतु व्यवहार में यह धर्म प्रधान राज्य नहीं था, अपितु एक निरंकुश तंत्र था। यानी धर्म का महत्व वहीं समझा जाता था जहां राज्य या प्रशासन में आवश्यकता थी। वैसे ये शक्ति के बल पर चलने वाला एक सैनिक राज्य ही था। व्यवहारिक रूप से दिल्ली सल्तनत पूर्णतः धर्म प्रधान ही था। बर्नी भी इस बात के लिए दुख प्रकट करता है कि वह दीनदारी न होकर जहांदारी शासन है। इल्तुतमिश भी कहता है कि हिंदुस्तान दार उल हरब है, उसे दार उल इस्लाम राज्य में परिवर्तन करना संभव नहीं है। यहाँ छात्रों को समझना चाहिए, दार उल हरब पूर्णतः मुस्लिम राज्य होता है। यहाँ बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। इतनी बड़ी मात्रा में हिंदुओं को हटाकर इस्लाम का राज्य स्थापित करना संभव नहीं था, या ये हिंदू इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकते। अगर यहाँ शासक को शासन करना है तो इसको दार उल हरब ही समझकर शासन करना होगा। सुल्तान भी अपनी संप्रभुता के लिए न तो खलीफा पर निर्भर थे और न ही मिल्लत यानी मुस्लिम प्रजा पर। दिल्ली सल्तनत के शासक सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। महमूद गजनवी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की और उसके बाद हिंदुस्तान के शासकों ने 1526 तक सुल्तान की उपाधि धारण करते रहे। यानी क्षेत्रीय राज्यों के अंदर तो अब भी कई जगह पर सुल्तान का पद था, लेकिन दिल्ली सल्तनत में 1526 तक ही सुल्तान हुए। मुस्लिम शासकों के उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं था। इल्तुतमिश ने वंशानुगत शासन का नियम जरूर बनाया था। अपनी बेटी रजिया को उसने सुल्तान घोषित किया था अपनी मृत्यु से पहले, परंतु अक्सर यह देखा गया है कि राजा की मृत्यु के बाद शक्ति परीक्षण होता था उनके पुत्रों में, और जो शक्तिशाली सिद्ध होता था वही सुल्तान के पद पर बैठता था। दूसरी बात है दिल्ली सल्तनत का राजत्व सिद्धांत। दिल्ली सल्तनत में राजत्व समय समय पर परिवर्तित होता रहा। इल्तुतमिश के काल में सुल्तान की स्थिति अमीरों से बहुत ऊपर नहीं थी, क्योंकि पहली बार सुल्तान बना था, इसलिए अमीरों को महत्व देना था। लेकिन बलबन ने इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया और बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खां को समझाते हुए कहा कि राजत्व में देवत्व का अंश होता है, जिसकी समानता कोई मनुष्य नहीं करता। सुल्तान संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि है, यानी नायब एक खुदाई है, इसलिए उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। बलबन का राजत्व प्रतिष्ठा, शक्ति, न्याय, भय, उच्च कुलीनता एवं रक्त की शुद्धता पर आधारित था। जलालुद्दीन खिलजी का राजत्व उदार निरंकुशवाद पर आधारित था। ये हम पहले पढ़ के आए। यहाँ पर आकर के राजत्व सिद्धांत पुनः चेंज हो गया। अलाउद्दीन ने भी सुल्तान के पद की गरिमा को कायम रखा। उसने स्वयं को जिले इलाही घोषित किया। ये बलबन के लिए भी कहा जाता है। अलाउद्दीन के अनुसार राजा का कोई संबंध नहीं होता, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के राजत्व में रक्त की शुद्धता व कुलीनता के स्थान पर योग्यता व राज्य हित को सर्वोच्चता प्रधानता दी गई थी। यहाँ पर धर्म प्रधान नहीं है। अलाउद्दीन ने बयाना के काजी मोगीसुद्दीन को कहा, उसे सरा की चिंता नहीं है, वह नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत है। राज्य हित में जो उसे उचित लगता है वही करता है। वह तो ये भी कहता था कि कयामत के दिन मेरा क्या होगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं तो राज्य के हिसाब से जो उचित है या अनुचित है वही कार्य करता हूं। अलाउद्दीन सुल्तान यानी राजत्व को कानून से ऊपर मानता था। उसके अनुसार सुल्तान के शब्द ही कानून है। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी शासन में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया।
उसने उलेमाओं के प्रभाव को अस्वीकार कर योग्यता के आधार पर पद बांटे। प्रारंभ में तो उसे सुल्तान पद के लिए खलीफा की स्वीकृति ही नहीं ली थी, लेकिन फिर बाद में उनके राज्य में विद्रोह होने लगे। उन्हें लगा कि मुसलमानों का सहयोग जरूरी है। उसको शांत करने के लिए उसने खलीफा से मान्यता ली। फिरोज तुगलक ने उलेमाओं के प्रभाव में कार्य करना पसंद किया, सुल्तान पद की गरिमा को कम किया, अतः राजत्व का ह्रास हुआ। लोदियों का राजत्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी। बहलल लोदी के समय सुल्तान समानों में प्रथम, फर्स्ट अमोंग इक्वल्स, समकक्षों में प्रथम हो गया था। इससे राजत्व की प्रतिष्ठा घटी। सिकंदर लोदी ने राजत्व की गरिमा को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। अब इसमें यह समझते हैं कि जो महत्वपूर्ण सुल्तान उनके समय हमने राजत्व सिद्धांत की चर्चा की, और इसमें एक बात ये समझ में आई हमारे, जैसा सुल्तान वैसा ही राजत्व का सिद्धांत। सुल्तान अपनी योग्यता के आधार पर राजत्व की परिभाषा देते थे। अब है इनकी प्रशासनिक संरचना। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः अरबी फारसी पद्धति पर आधारित थी। सैनिक संगठन तुर्क मंगोल पद्धति पर आधारित था। यह संगठन मुगल अपने साथ लेकर के आए थे। सबसे बड़ा पद केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान था। वह सबसे बड़ा न्यायाधीश व सेनाओं का प्रधान सेनापति था। सुल्तान ने प्रशासन में मंत्रियों की सलाह लेना उचित समझा, योग्य मंत्री नियुक्त किए। महत्वपूर्ण मामलों में सुल्तान मजलिस ए खलवत, जिसको हमें मंत्री परिषद कहना चाहिए, या मजलिस ए आम में वह चर्चा करता था। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग उलेमाओं का व्यवहारिक नियंत्रण था। व्यवहारिक नियंत्रण सिर्फ ये कहा जा सकता है, वो सलाह देते थे। अक्सर सुल्तान ने देखा करता था कि जो मुझे सलाह दी गई है अमीर व उलेमाओं द्वारा, उसका परिणाम क्या होगा, उस पर अमल किया करते थे। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल अगर उन्होंने सलाह दी तो उनका वो अमल करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं था। अमीर या उमरा वर्ग को अहल ए शमशीर या अहल ए सैफ कहा जाता। शरीयत की मान्यता प्राप्त रूढ़िवादी व्याख्याकारों को उलेमा कहा जाता था। ये मुस्लिम धर्म के व्याख्याकार होते थे और धर्म की बात यही समझाते थे। फतवा ए जहादारी में आदर्श मुस्लिम शासकों के गुणों का उल्लेख किया गया कि एक आदर्श मुस्लिम शासक किस तरह का होना चाहिए, उनके कार्य क्या होना चाहिए, वो इसमें कहा गया। सुल्तान की सर्वोच्च परामर्शदात्री परिषद को मजलिस एक खास कहा जाता था। बैराम शाह ने नायब ए मुमालिक यानी उप सुल्तान या सुल्तान का प्रतिनिधि का पद सर्जित किया था, किंतु नायब का पद बहुत कम समय के लिए अस्तित्व रहा। बैराम शाह ने इख्तियारुद्दीन एतकीन को प्रथम नायब नियुक्त किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब नियुक्त किया था, लेकिन इसके बाद नायब का पद समाप्त हो गया। केवल अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नायब नियुक्त किया, जो सल्तनत काल का तीसरा व अंतिम नायब था। बात ये थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी तब किया था जब वह अपनी ऐसा स्थिति में था, वरना ये तो एक तरह से सुल्तान का प्रतिनिधि था। से प्रतिद्वंदी को खड़ा करना राज्य के लिए सुरक्षा या राज्य के लिए हितकर नहीं है, इसलिए ये नायब ए मलिक या नायब ए मुमालिक जिसको कहना चाहिए, वो बहुत ही कम समय के लिए नियुक्त किया था। सुल्तान के केंद्रीय प्रशासन में 4 प्रमुख विभाग थे। दीवान ए विजारत, ये राजस्व विभाग था। इसका मुखिया वजीर होता था। इसका ऑफिस वजीर ए मुमालिक था। दूसरा दीवान ए अरज, ये सैन्य विभाग था। पदाधिकारी को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। दीवान ए इंसा, ये सुल्तान द्वारा जारी किए जाने वाले समय समय पर आदेश शाही पत्राचार विभाग का अध्यक्ष होता था। इंसा ए मुमालिक इसका पदाधिकारी होता था। दबीर ए मुमालिक इस पदाधिकारी को कहा जाता था, दूसरा नाम था। दीवान ए रसालत, ये विदेश विभाग था। रसालत ए मुमालिक इसके पदाधिकारी का नाम था। ये विदेश से संबंधित तमाम जानकारी इसी से सुल्तान लेता था। दीवान ए विजारत प्रधान वजीर होता था।
प्रारंभ में वजीर सैनिक काम किया करते थे, पर जो 14वीं सदी में वजीर की वित्त मंत्री की भांति काम किया जाना प्रारंभ किया और संपूर्ण आय व्यय का लेखा जोखा वजीर के पास रहता था। वजीर के अधीन दीवान इशराक लेखा परीक्षा विभाग, दीवान इमारत लोक निर्माण विभाग, दीवान अमीर कोही कृषि विभाग, ये 3-4 मंत्रालय होते थे और उन्हीं के हिसाब से वो काम करवाता था। वजीर की सहायता हेतु कई बार नायब वजीर भी होता था। अन्य पदाधिकारी भी होते थे, जिसमें मुस्तौफी ए ममालिक ये महालेखा परीक्षक था, ऑडिट का काम करता था, और मुशरिफ ए ममालिक ये महालेखाकार होता था। बलबन के समय वजीर की शक्तियां निम्नतम बिंदु पर पहुंच गई कि बलबन तो यह चाहता था कि मेरे बराबर कोई बड़ा अधिकारी हो ही नहीं, इसलिए उसने अपने अधिकारियों को छोटे छोटे पदों पर नियुक्त किया। जलालुद्दीन खिलजी ने वजीर पद को पुनः प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की। वह ख्वाजा खातिर को वजीर नियुक्त किया। तुगलक काल वजीर पद का स्वर्णिम काल था। फिरोज तुगलक के समय वजीर का पद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था, क्योंकि उसने अपनी सब शक्तियां वजीर को दे रखी थी। लोधी काल में वजीर की गरिमा बहुत गिर गई। चरमोत्कर्ष काल भी था, लेकिन उस समय उसकी गरिमा भी बहुत गिर गई। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान ए वकूफ नाम का विभाग की स्थापना की थी। यह वजीर के अधीन काम करता था। इस विभाग का काम स्वयं के कागजातों की देखभाल करना था। ऑफिस के जितने भी हों कागज, उनका रिकॉर्ड रखता था। दीवान ए अमीर कोई ये कृषि विभाग था। इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने विजारत के नियंत्रण में ही की थी। ये कृषि से संबंधित समस्त फाइलें रखता था और उसका लेखा जोखा रखता था। अंतिम तुगलक सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद के समय एक नए कार्यालय वकील ए सुल्तान की स्थापना हुई। ये कार्यालय कुछ ही दिनों तक टिका और उसके बाद बंद हो गया था। सैयद सुल्तानों के काल में वित्तीय दायित्व निभाने के साथ साथ वजीर को दुरुस्त सैनिक अभियानों में भी जाना पड़ता था। यानी इस काल में वजीर को सेना संबंधी कार्य भी करना पड़ता था। वर्णन के अनुसार एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है तथा सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभिमान का दूसरा स्रोत नहीं है और हो भी नहीं सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक सुल्तान राज्य चलाता है तो उसके लिए उसका सबसे बड़ा मार्गदर्शक उसका वजीर होता है। अगर जिस सुल्तान के पास योग्य वजीर है तो उससे बड़ा सौभाग्य उसके लिए क्या हो सकता है। इसलिए वजीर योग्य होना बहुत जरूरी है। बहुत सी बार तो ऐसा देखा गया कि सुल्तान तो योग्य नहीं है, लेकिन उसका वजीर योग्य है और उसके प्रशासन में उसे सुल्तान के जीवन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा भी सल्तनत काल में देखा गया। दीवान अर्ज ये सैन्य विभाग था। इसका प्रधान आर्य मुमालिक होता था। वह रक्षा मंत्री की भांति कार्य करता था। उसका कार्य सैनिकों की भर्ती करना, वेतन निर्धारण करना, सैन्य रिकॉर्ड रखना, साजो सामान रखना, सेना का निरीक्षण करना आदि सारे काम उसी का था। सेना में अनुशासन और उसके लिए सामान की आपूर्ति करना उसका महत्वपूर्ण कार्य था। आर्य ए ममालिक प्रधान सेनापति नहीं होता था। सेना का प्रधान सेनापति तो सुल्तान ही होता था। और ये भी कोई जरूरी नहीं कि आर्य ममालिक जो होता था वो अच्छा सेनापति हो, कोई जरूरी नहीं। उसके लिए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वह सेना के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था रखे, सेना के अनुशासन में कमी नहीं आने दे और सेना से संबंधित साजो सामान है उसकी पूर्ति पर्याप्त होती रहे। ये यानी उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा आर्य ममालिक जरूरी था। दीवान इंसा शाही पत्राचार का मंत्रालय था। समय समय पर जो सुल्तान शाही फरमान जारी करता था उनका रिकॉर्ड रखना, उन फरमानों को जारी करना, प्रांतों तक उसको पहुंचाना, ये काम उसका होता था। इस विभाग का प्रधान दबीर ए ममालिक अधिकारी होता था ये, और ये विभाग शाही घोषणाओं का प्रारूप तैयार करने भेजने का कार्य करता था। सुल्तान के फरमान भी दीवान इंसा ही जारी करता था। दीवान रसालत विदास मंत्रालय था। यह काजी के फैसलों के विरुद्ध अपील भी सुनता था। काजी न्यायालय होता था, न्यायाधीश होता था। काजी उल कुजात ये न्याय विभाग दीवान कजा का प्रधान होता था।
काजी उल कुजात ये सुल्तान के केंद्रीय प्रशासन के अंदर प्रधान न्यायाधीश तो था ही, लेकिन सबसे बड़ा न्यायाधीश तो स्वयं सुल्तान ही था। तो एक मायने में प्रधान न्यायाधीश तो सुल्तान ही हुआ, लेकिन सुल्तान के बाद में यही होता था। और इन्हीं की सलाह से योग्य व्यक्तियों का चयन करते हुए सुल्तान इसके नीचे अन्य काजी नियुक्त करता था। सदर उस सुदर ये एक धर्म का विभाग था, धर्म विभाग का प्रधान था। इस्लाम के कानूनों का प्रजा में प्रसार करना, उसका पालन करना, मुस्लिम हितों की सुरक्षा करना इनका उत्तरदायित्व था। जकात कर पर उसका अधिकार था, जिसका उपयोग खैरात बांटने, विद्वानों को दान देने, मस्जिद व मदरसों की देखभाल में होता था। जकात वह कर था जो मुसलमान अपनी आमदनी का 40वां भाग देते थे, और ये जकात केवल इस्लाम के कल्याण के लिए ही काम में लिया जाता था। पर एक काजी उल कुजात व सदर उस सुदूर के पद एक ही व्यक्ति को प्रदान किए जाते थे। अक्सर ये देखा गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि ऐसा होता ही था, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि दोनों ही धार्मिक पद थे। काजी भी न्याय व्यवस्था का जो काम करता था वह धर्म के अनुसार ही करता था, और सदर उस सुदूर को तो धर्म के अनुसार काम करना ही है। इसलिए विशेष करके मुस्लिम धर्म के जानकार व्यक्ति को ही ये पद दिया जाता था। तो ये था उनका केंद्रीय प्रशासन और सुल्तानों का राजत्व सिद्धांत। धन्यवाद।